नमस्कार। युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। दोस्तों, मदर टेरेसा ने एक बार कहा था कि यह कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण काम करें या न करें, मगर जिस भी काम को हम करें उसे पूरे प्रेम के साथ करें। 26 अगस्त को मदर टेरेसा का जन्मदिवस आता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने यह कार्यक्रम डिज़ाइन किया है और आज की गुफ्तगू का जो मुख्य विषय भारत में दिव्यांगता, समस्याएं एवं समाधान। विशेषज्ञ के तौर पर आज हमारे साथ चूरू में मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध अंजू नेहरा जी हमारे साथ हैं। युक्ति संस्थान की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पिछले 11 वर्षों से जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं, उनका आप स्कूल संचालित कर रही हैं मधुर स्पेशल शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के नाम से, जो देपालसर रोड पर स्थित है। बहुत सेवाभावी आप महिला हैं। आपके ऊपर हमें वाकई में बहुत गर्व है चूरू के लोगों को। एक बार पुनः आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। युक्ति संस्थान ने जो आज मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसा कि मैडम, आज की हमारी गुफ्तगू का जो मुख्य विषय भारत में दिव्यांगता, समस्याएं और समाधान। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिव्यांगता क्या है? दिव्यांगता एक ऐसी उसको हम ना तो कोई बीमारी बोल सकते हैं और ना उसको हम एक बीमारी भी है और नहीं भी है, दोनों काम है। दोनों। दिव्यांगता हम इस तरीके से देख सकते हैं कि दिव्यांग बच्चे को आपको कैसे पता चलेगा। साधारण बच्चे कौन सी उम्र में क्या काम करते हैं, लेकिन जो दिव्यांग बच्चा रहेगा वो नहीं कर पाएगा। तो उसकी एक्टिविटी देखकर हम बता सकते हैं कि ये बच्चा दिव्यांग है। साधारण बच्चे को, 4 साल के बच्चे को हमें खाना खाना, पानी पीना पिलाना वो नहीं सिखाना पड़ता है, लेकिन जो दिव्यांग बच्चा होगा ना, उसे हमें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। तो उससे को साधारण बच्चे से मिलाकर दिव्यांग बच्चे को हम बता सकते हैं कि इस बच्चे में कुछ ना कुछ कमी है, जिससे ये बच्चा अलग दिख रहा है, साधारण बच्चों से अलग दिख रहा है, उसी को हम दिव्यांगता बोलते हैं। शारीरिक तौर पर भी वो भिन्न हो सकता है और मानसिक तौर पर भी भिन्न हो सकता है। मानसिक तौर पर भी भिन्न होते हैं और शारीरिक तौर पे तो हम देख के बता सकते हैं। लेकिन जो मानसिक तौर पे दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनका हमें थोड़ा टाइम लगता है उसमें। हाँ। दिव्यांगता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से देखती हैं आप, वो भी आप हमें बताएं। दिव्यांगता हम पहले देखते थे कि 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, जो हर सभी के सभी लोग देख के पहचान जाते थे। अभी हमारे पास 2016 के एक्ट के बाद में भारत सरकार ने हमें 21 प्रकार की दिव्यांगता दी है। इसके अंदर उन्होंने क्या क्या जोड़ा है कि आपको अगर एक्सीडेंट से भी आपका हाथ कट गया तो आप दिव्यांग में आ गए। आपके ऊपर किसी ने अगर तेजाब डाल दिया तो भी आप दिव्यांगता में आ गए। अगर आपकी लंबाई 4 फुट से कम है तो आप बोनापन की दिव्यांग में आ गए। इस टाइप से उन्होंने ऑटिज्म की भी काफी कैटेगरी डाली है। पहले लोगों को पता नहीं होता था, एक नॉर्मल दिखाई देने वाला, जैसे मसल्स जिसकी टाइट रहती थी, उसका कोई इलाज नहीं था, उसको दिव्यांगता नहीं मानते थे। लेकिन अभी 2016 के बाद में उनको भी दिव्यांगता की श्रेणी, ताकि वो जो भी योजनाएं हैं अपनी सरकार की, भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, वो उनका फायदा उठा सके। हाँ, क्योंकि वो भी किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। अगर हमारा शरीर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बढ़ने की बजाय हमारे शरीर की मसल्स जो है, मांसपेशियां जो सिकुड़ रही है, तो वो देखने से किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन वो एक मेडिकल जांच से पता चलता है। तो वो भी व्यक्ति किसी के ऊपर निर्भर रहता है, तो उसको दिव्यांग बोल सकते हैं। और उसकी जो भी योजनाएं हैं उसको लाभ मिल सकता है। इसीलिए भारत सरकार ने 21 टाइप की दिव्यांगताओं को मान्यता दी है। उनको 7 से बढ़ाकर 21, 7 से बढ़ाकर 21 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। कारण क्या है, क्यों बच्चे दिव्यांग पैदा होते हैं? आप मुख्य क्या कारण मानते हैं? देखिए, कोई भी दिव्यांग बच्चा है, आप उसके माँ बाप से या उसके परिवार से जब हम मिलते हैं
बच्चे की हिस्ट्री चेक करते हैं तो कारण जरूर होता है। कारण के बिना दिव्यांग बच्चा नहीं बन सकता। अभी कारण इसमें हमने 2-3 कारण बताए हैं, या तो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता तब होता है, या फिर उसको पैदा होते टाइम, या उसको बाद में। बाद में कई कई केस तो ऐसे आते हैं कि 4 साल का बच्चा भी अगर बेड से नीचे गिर जाए तो उसके सर में चोट आ गई, तो उसको भी हम दिव्यांगी कहेंगे, क्योंकि उसका दिमाग काम करना कम कर देगा। या फिर जैसे बच्चे में 2-2.5 साल का बच्चा है, अचानक सडनली फीवर आ गया। अभी मैं अपने बेटे की कहानी बताऊं तो वो 1.5 साल तक नॉर्मल था। रात में उसको अचानक मतलब फीवर आया, फीवर में उसकी बॉडी अकड़ गई। और ये तो अच्छा है कि उसकी बॉडी ने मूवमेंट किया, लेकिन उसके दिमाग का पता हमें नहीं चला। वो हमें 7 साल के बाद ही पता चला, क्योंकि इस बीमारी का पता, वो चंचल ज्यादा था। परिवार वाले बोलते थे कि चंचल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब हमने उसको स्कूल में डाला तब हमें पता चला कि बच्चे में कुछ कमी है। एक जगह बैठ नहीं पाता था। तो ये कुछ तो कारण होता है। अभी हम अपने बच्चे के लिए बोल सकते हैं कि इसको हाई फीवर से हुआ था, तो वो कारण हो गया। और हम जब भी बच्चे की हिस्ट्री बनाते हैं तो कोई कुछ ना कुछ कारण जरूर निकलता है। एक बार मेरी किसी महिला चिकित्सक से मैडम बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं में थायराइड की समस्या रहती है उनमें मेंटली रिटायर्ड बच्चे होने की संभावना अधिक होती है। तो शायद ये भी कारण हो सकता है। और भी मेडिकल साइंस में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये कारण पक्का रहता है, कारण पक्का रहता है उसमें। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा कि जो दिव्यांगजन है उनके प्रति हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए। मदर टेरेसा की बात ही मैं दोबारा करना चाहूंगा। उन्होंने एक कार्यक्रम में एक बार कहा कि इस दुनिया में सबसे भयंकर गरीबी है, अकेलापन है और प्यार न मिलने का एहसास है। तो जो दिव्यांग लोग होते हैं, सामान्य लोग उनसे कम जुड़ पाते हैं, तो अकेलापन भी उनके जीवन में होता है। कहीं ना कहीं उनकी कार्य क्षमता घट जाती है, तो गरीबी से भी शायद उनको गुजरना पड़े। और जो स्नेह मिलने का, प्यार मिलने का जो एहसास है वो भी उनको कम होता है। तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारा नजरिया कैसा हो उनके प्रति? मैं तो सभी से यही कहना चाहूंगी कि हमारा नजरिया इनके प्रति ऐसा होना चाहिए, हमें इनको साधारण बच्चा समझना चाहिए। इसकी कमी को ना देख के इनको नॉर्मल की तरह ही देखना चाहिए। अगर हम नॉर्मल की तरह देखेंगे तो वो कमी छुप जाएगी। और इसको हम दूसरे तरीके से देख के अपन को उस कमी को छुपा के अब नॉर्मल करेंगे हम। अभी आप देख रहे हो कि मेरा जो स्कूल है वो आप 15 अगस्त 26 जनवरी पे नॉर्मल स्कूलों के साथ वो बच्चे हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम दे रहे हैं। तो हमने उनको कभी ये नहीं सोचा कि इन बच्चों में कमी है, और इसकी उस कमी को ना देखकर हम नॉर्मल स्कूल के बराबर उनको खड़ा करना चाहते हैं। और वो बच्चे भी इससे बहुत मोटिवेट होते हैं। उन्हें बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि हम इनके साथ जा रहे हैं, तो वो इस चीज को भूल जाते हैं कि हम दिव्यांग हैं। और इतना मतलब कहना मानते हैं, जैसे उनको स्टेप बताया जाता है वो वैसे के वैसे करते हैं। तो हम उस चीज को देखते ही नहीं है कि ये बच्चे दिव्यांग हैं। हम उनको एक नॉर्मल समझ के उनकी रिहर्सल करवाते हैं, उनकी तैयारी करवाते हैं प्रॉपर, और उन्हें ये बताया जाता है कि आपको ये सांस्कृतिक प्रोग्राम सबके सामने करना है। तो बच्चे करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और सभी डिसिप्लिन में रहते हैं। उसको इन बच्चों को हर जगह अपने को लेके जाना है। सोशल में जहाँ भी सामाजिक प्रोग्राम हो। और मैं माँ बाप से भी यही कहना चाहूंगी, जिस घर परिवार में दिव्यांग बच्चा है उसको हर जगह लेके जाए। माँ बाप क्या करते हैं कि उस बच्चे को छुपाते हैं, उसको सामने नहीं लेके आते। और ये एक संभाविक सी बात है, क्योंकि वो भी बच्चे की बस की बात नहीं रहती, वो डिस्टर्ब करता है। तो उनको एक अंदर, मैं भी एक माँ बाप हूँ, मुझे भी ये लगता था पहले कि मैं इसको कैसे मतलब बताऊं। तो इस चीज को हमें आगे लेके आना और अपने परिवार में बच्चे को छुपा कर नहीं लाना है, सामने रखना है कि ये बच्चा है, इसको हमें पालना पोसना है। अभी दिव्यांग के नाम से देखो तो एक ऑटिज्म बीमारी रहती है, उसमें आप बच्चे को देखोगे एकदम नॉर्मल दिखाई देगा। अभी वो तो आप उसको देखोगे, उसके व्यवहार को देखोगे, तब पता चलेगा कि ये बच्चा ऑटिज्म है। बाकी तो वो नॉर्मल ही है। तो हमें उस बच्चे के साथ अगर हम एक्टिविटी करवाएंगे तो बच्चा अपना सामान्य जीवन जी सकता है। एक बात मैं आपसे पूछना
चाह रहा हूँ कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी का एक बहुत फेमस कार्यक्रम है मन की बात, वो हर महीने के लास्ट रविवार को करते हैं। तो एक बार उन्होंने मन की बात में कहा कि हमें विकलांग शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या शब्दों के बदलने से कुछ फ़र्क पड़ता है? आप क्या राय रखती हैं? आप हमें बताएँ। शब्दों के बदलने से मतलब बहुत फर्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। क्योंकि विकलांग नाम एक ऐसा है कि जैसे सबको लगता है कि इसके हाथ नहीं है, इसके पैर नहीं है। हुँ। विकलांग हाँ, हाँ। वर्षों से यही हाँ, नाम हाँ, हम हाँ, लोग हाँ, यूज कर रहे यूज़ हैं, करते आ रहे हैं। और सभी को जैसे आप किसी को बताओगे नहीं उस घर में विकलांग हाँ, बच्चा हाँ, है, हाँ, हाँ। तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आएगी कि उसके हाथ पैर नहीं हाथ होंगे। पैर नहीं है। तो जो दिव्यांग नाम मिला है वो बहुत अच्छा है। हुँ, हुँ। उसमें सभी कैटेगरी के नाम मतलब एक अलग सोचना पड़ता अलग है, से जो दिव्यांग है दिव्यांग हाँ, हाँ। तो इसका अर्थ भी बहुत अच्छा हाँ, हाँ। है। और शिक्षित लोगों की भावना भी बदलती है। बदलती है। हाँ, और हाँ। ऐसे विकलांग सब तो मतलब बोलने में भी हमें अजीब अच्छा सा नहीं लगता लगता, है, अच्छा अच्छा नहीं नहीं लगता है। लगता। हाँ। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा अ, ये नाम नाम देकर। है। जो अ, दिव्यांग जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए सामाजिक जो योजनाएँ हैं सरकार की ओर से, वो प्रमुख कौन-कौन सी है? क्योंकि आप एक संस्था चलाती है, तो आपको सारी योजनाओं का पता ही है, तो आप वो भी योजनाएँ भी हमें 2-4 जो प्रमुख योजनाएँ हैं, उनके बारे में आप हमें बताएँ। सरकार द्वारा चलाई गई कई योजनाएं ऐसी है कि दिव्यांग जैसे मान लो अभी फिजिकली हेल्प, जैसे मान लो हुँ, एक हुँ। किसी के हाथ पैर नहीं है, हुँ, हुँ। सेरेब्रल पॉलिसी का बच्चा है, हुँ, हुँ। उसका दिमाग काम कर रहा है, हुँ, हुँ। वो बच्चा पढ़ लिख कर अपनी योजनाओं का फायदा उठा सकता हुँ, है। हुँ। उसे बैंक से लोन मिलता है, हुँ, हुँ। वो अपने पैरों पे रोजगार बना, अपने मतलब पैरों पे खड़ा हो खड़ा हो सकता है। सकता है वो। और हम भी एक नॉर्मल बच्चे से भी यही उम्मीद करते हैं हुँ, कि हुँ। वो अपने पैरों पे हुँ, खड़ा हुँ। हो। तो ये बैंक से अपने लोन लेकर हुँ, हुँ। अपने पैरों पे खड़े होते हैं। हुँ। योजनाओं में इनको स्कूटी दी जाती हाँ, है, हाँ, हाँ। ताकि एक स्थान से दूसरे इसमें स्थान पे जाने में हाँ, इनको दिक्कत ना दिक्कत हो। नहीं हो। और ये अपनी शिक्षा पूरी ग्रहण करके हुँ, हुँ। कॉम्पिटिशन में भी आजकल बहुत आगे निकल आगे रहे निकल हैं, रहे हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि उनका दिमाग काम करता है दिमाग काम करता और है। बाकी योजनाओं का फायदा फ़ायदा उठाते हो हैं, जिससे वो अपने घर परिवार हुँ, पे बोझ नहीं बोझ बनते नहीं। हैं और वो आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सामाजिक योजनाओं में कोई ऐसी भी योजना है कि हर महीने वो जो दिव्यांग जो जन है उनको निश्चित एक राशि मिले, कोई ऐसी हाँ, ऐसी योजना योजनाएँ योज पेंसिल हाँ, हाँ। बच्चों की हर महीने एक पेंसिल आती है, हाँ, पेंसिल हाँ, समाज में, हाँ, जो वो अगर आपको पता चल गया कि दिव्यांग बच्चा 4 साल का 4 है साल का। या हाँ, वो 60 साल का हाँ, है, हाँ, वो सबकी आएगी। सबकी आएगी वो। उसमें जो भी प्रोसेस होता है वो हाँ, हाँ, एक मेडिकल हाँ, सर्टिफिकेट सर बनता है, हाँ, हाँ, फिर बैंक से खाता बनता हाँ, है। हाँ, वो हर महीने हाँ, हाँ। खाते में आती है, हुँ, 750 रुपए, हुँ, 15 साल के बाद 1000 रुपए, हुँ, हुँ, उसके बाद मतलब 1500 रुपए हुँ, है, इस तरीके से वो बाँटे हुए हैं। बाँटे हुए हैं। वो हाँ, कैटेगरी उनकी डिसाइड है कि इतने उम्र में इतने पैसे हर हाँ, महीने उम्र उनको के मिलेंगे। अनुसार बाँटे हुए हैं। उनके उम्र आप दिव्यांग बच्चों का स्कूल चलाती हैं, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आप हमें बताएँ क्योंकि आप पिछले 11 वर्षों से चूरू को आपने क्यों चुना एक तो आप ये बताएँ और एक आपको प्रेरणा कहाँ से मिली ये आप हमें इस कार्यक्रम में हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, प्रेरणा तो क्या है कि मैं मतलब जो बच्चा है, हाँ, मेरे बेटा है, हाँ, हाँ, वो मधुर है, हाँ, हाँ, वो हाँ, भी दिव्यांग है। दिव्यांग मतलब उसके लिए मैं हमेशा यही सोचती थी, जैसे हम नॉर्मल बच्चे के लिए सोचते हैं कि इस बच्चे को बड़ा करके हाँ, हाँ, इसके पैरों पे खड़ा हाँ, 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 और मैं उसके मधुर के लिए यही सोचती थी कि इसको भी हुँ, कुछ ना कुछ रोजगार लगाना है, हाँ, हाँ, इसको ऐसे नहीं छोड़ना ऐसा है। नहीं छोड़ना। उसी से मतलब ये हुआ कि 2010 में करीबन ऐसे ही घर परिवार में चर्चा हो रही हुँ, थी हुँ, और बेटे के लिए हमेशा ही सोचती थी। हाँ, कभी सोचती कि इसको दुकान करके हुँ, दूँगी, हुँ, कभी सोचती कि इसको मैं ये करके हुँ, दूँगी। हुँ, तो अचानक से ऐसे ध्यान में आया कि क्योंकि आजकल आपको पता है करीबन 10-15 साल से हुँ, हुँ, बहुत सी स्कूलें खुल रही हैं, हाँ, हाँ, प्राइवेट स्कूल बहुत सी खुल बहुत रही है। खुल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक दिव्यांग बच्चों की स्कूल हुँ, खोलें। हुँ, तब मेरे सामने ये आया कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं थी हुँ, ज़्यादा, हुँ, हुँ, तो हमने डिस्कस किया तो हस्बैंड बोले कि नहीं तुम तो अभी 17 साल हो गए थे पढ़ाई छोड़े। हाँ, हाँ, बोले अभी कैसे पढ़ोगी, इसकी तो हुँ, पढ़ाई बहुत हार्ड है। हाँ, हाँ, हम लोग बॉम्बे रहते थे, हुँ, हुँ, तो मैंने कहा नहीं मैं स्कूल खोलूँगी हुँ, और मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ, हाँ, तो काफ़ी चर्चा हुई, बोले हुँ, कि अभी कैसे हो? मैंने कहा कुछ भी हो मैं मेहनत करूँगी। हाँ, हाँ, पता नहीं भगवान ने ऐसी मतलब हाँ, अद्भुत शक्ति दी शक्ति मुझे दी थी। और मैं उससे के सहारे बढ़ी आगे। हुँ, 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 लेकिन मेरा लक्ष्य एक ही था हुँ, कि मैं स्कूल खोलूँगी।
फिर हमने सोचा, जैसे आपने चूरू का नाम लिया है, तो जैसे मैंने वहां बॉम्बे में 2 साल का डिप्लोमा किया, उसके बाद 11, 12, 13 में जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, हम 13 में चूरू आ गए थे। फिर मैंने राजस्थान में आई तो देखा जयपुर में बहुत से स्कूल हैं। जैसे जैसे आगे आए हम लोग, वहां पे पिलानी में है, झुंझुनू में है, चिड़ाव में है। चूरू की साइड देखा तो इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था। हमारे दोस्त रिलेशन में थे, उनसे मैंने कॉल किया, पूछा, तो बोले नहीं, चूरू में ऐसा कुछ भी नहीं है इन बच्चों के लिए। और सही में चूरू में कुछ भी नहीं था। जब मैंने 11 साल पहले स्कूल खोला, तो घर घर जाके मैं उनके पेरेंट्स को बताती थी कि ये स्कूल है, इसको बच्चे को भेजो। और वास्तव में यहाँ के पेरेंट्स को पता नहीं था, लगभग 80% लोगों को पता नहीं था कि ये बच्चे स्कूल भी जा सकते हैं क्या। इतना मतलब चूरू में था, अवेयरनेस नहीं थी। हाँ, कुछ पेरेंट्स थे, 10% वो बोलते थे कि मैडम हम जयपुर सेटल हो जाएंगे, जयपुर में रहते हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनको नहीं पता था। तो मेरी जब स्कूल में 15-15 साल के बच्चे आए, तो मुझे भी लगता था कि मैं इनको क्या सिखाऊं। बच्चे की उम्र तो 5 साल की रहती है। यहाँ बच्चे आए मेरे पास 10 साल 15 साल के, पहले गए नहीं थे। नॉर्मल स्कूल में दिव्यांग बच्चा गया तो 10-15 दिन गया, तो उसे घर बिठा दिया। तो यहाँ के लोगों को यही पता था कि कैंप लगता है, कैंप से बच्चे घर आ जाते हैं, एक ही दिन का काम। जब मेरे यहाँ शुरू हुआ तो करीबन मैंने 2 साल शुरू में सर्वे किया, बच्चों को घर घर जाके उनके पेरेंट्स को मोटिवेट किया, उनके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब संघर्ष किया कि इसको भेजो आप। हाँ, अभी वो पेरेंट्स काफी खुश हैं, बच्चे में इम्प्रूवमेंट है, काफी अच्छा लग रहा है। जब आपने स्कूल खोला तो कौन कौन से लोग आपके सपोर्ट में थे और आपके सामने कौन कौन सी समस्याएं थी, वो भी आप हमें आज बताएं। अभी देखो टाइम तो निकल गया है। सपोर्ट में तो देखो मेरा परिवार था। परिवार में भी कुछ सदस्य थे कि क्या करना है लेकिन हस्बैंड थे। मैंने उनसे यही कहा कि मेहनत मैं करूंगी, पैसा आप दो। तो उन्होंने पैसा दिया, मेहनत हमने करी। और बाकी तो जैसे देखो, आप कोई भी मेहनत करेंगे तो उसमें, और 10 साल का मैंने लक्ष्य रखा था कि 10 साल मुझे दिन रात काम करना पड़ेगा। बाकी मुझे सहयोग मेरे परिवार ने दिया, सरकार ने दिया। बाकी इतना मतलब जैसे जैसे टाइम निकला, यहाँ चूरू में ही हमारे अनीब खान जी भाई साहब हैं, उनका दिल इतना, मतलब आज मैं कितना बड़ा उनका दिल बताऊं कि उन्होंने हमें जमीन इन दिव्यांग बच्चों के नाम दी 1 बीघा, उसमें आज हमारी बिल्डिंग खड़ी है। और सब कुछ करवाने वाला भगवान है, मैं तो भगवान का शुक्रिया कराती हूँ, मैं इसमें कुछ भी नहीं हूँ। समस्याएं कौन कौन सी आई आपके सामने? समस्याएं तो देखो इतनी आई कि एक महिला को जैसे घर से निकलना बड़ी बात है, तो उस टाइम ये समस्या आई कि कैसे स्कूल को मैनेज करना हुआ, कैसे घर परिवार को संभालना हुआ, कैसे 10 लोग सवाल करते हैं उसका जवाब देना हुआ। क्योंकि एक महिला जब घर से निकलती है तो उसके ऊपर काफी सवाल उठते हैं, लेकिन मैंने कोई सवाल का कोई कहीं जवाब दिया नहीं। मुझे अपना काम करना था। आज वही लोग मुझे मानते हैं कि हाँ, अपना काम करने के लिए मुझे किसी से, बस अपने हस्बैंड को ये बोला था कि आप मुझे पैसा देना, पैसा मैं किसी से मांगने नहीं जाऊंगा। उन्होंने मुझे पैसे की हेल्प करी, बाकी काम हमने मेहनत किया है। और तो बाकी समस्याएं तो यह है कि जैसे अभी स्कूल के लिए हमें भवन ही नहीं मिल रहा था। किसी के पास बोले कि हमें ये स्कूल चला रहे हैं, आप किराए का भवन दो, तो वो लोग सबसे पहले तो मना कर देते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि दिव्यांग बच्चे आएंगे, विकलांग बच्चे आएंगे, यहाँ कचरा करेंगे अपने घर में। और मतलब रेंट देते देते मुझे घर नहीं मिलता था। तो इस तरीके से मैंने बहुत से मकान, किराए के मकान पे, मतलब स्कूल जब 5-4 साल चलाई तो बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज हर तीसरे महीने बाद वो बोल देते कि खाली करो। अभी आप ये बताओ कि इतना स्कूल का सामान और करीबन 25-30 बच्चों को लेके जाना दूसरी जगह, और दूसरी जगह पहले घर ढूंढना, फिर उनको ये बात बताना, फिर वो 4-5 महीने चलाने देते थे, फिर बोलते नहीं आप खाली करो। मैंने खुद ने देखा है 4-5 जगह तो स्कूल चलते तो ऐसी समस्याओं का सामना, मतलब समस्याएं तो बहुत आई है, लेकिन वो सामना भी अभी मालिक करवाता था। और इन बच्चों के सहयोग से वो जगह भी दूसरी मिलती थी। और इस तरीके से समस्याएं तो देखो बहुत आई है। बच्चों को घर से लाना ले जाना, साधन की भी बहुत समस्याएं आई थी। ऑटो वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे,
वो भी मेरे पे डिपेंड थे, तो वो भी चाहते थे कि हमारा रोजगार हो। रोजगार हो, हाँ, तो बच्चों से अगर किराया लें तो वो प्रॉपर दे नहीं दे पाते नहीं थे। पाते थे। दिव्यांग बच्चे के परिवार वाला नहीं दे सकता। हाँ हाँ अभी अपने स्कूल भी निःशुल्क चला रहे हैं हाँ हम। हाँ हाँ, उसमें कोई फीस वीस नहीं, नहीं है? कोई फीस नहीं कोई है। फीस नहीं है उसमें। आप एक सामान्य बच्चा होता है उसे भी समझाना बड़ा मुश्किल होता है, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको तो समझाना और भी मुश्किल होता है, तो आप उनको कैसे प्रशिक्षित करती है और आपने स्वयं ने कहाँ से प्रशिक्षण लिया? जैसा आपने बताया कि 3 साल का लिया, तो आपने कहाँ, किस संस्था से आपने प्रशिक्षण लिया और आपके प्रशिक्षण में कौन-कौन सी बातें आपने सीखी और किस तरह आप बच्चों को प्रशिक्षित कर रही हैं, वो भी आप हमें बताएँ? देखो, मैंने जैसे बताया कि मेरे हस्बैंड नेवी में थे, इंडियन नेवी में, तो हम लोग बॉम्बे रहते थे। हुँ, हुँ। बॉम्बे में सांता क्रूज में स्पेशल दिलकुश स्कूल है। हाँ, हाँ। वहाँ पे जब मैंने एडमिशन लिया, हाँ, हाँ। तभी मैंने उनको बोल दिया था कि मैं ये कोर्स करने के बाद स्कूल खोलूँगी। हुँ, हुँ। तो जब 2 साल के मैंने डिप्लोमा कोर्स में मैंने हर चीज़, हुँ, हुँ। वो जो स्कूल में कुछ भी एक्टिविटी होती थी, मुझे अलग से उसको नोटिस करना पड़ता था। हुँ, हुँ। क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मेरी स्कूल में भी ऐसा हो। ऐसा हो। मेरा वो सपना था एक। सपना था वो आपका। हाँ, सपने के साथ मैंने मेहनत मतलब करी थी। आपने खुली आँखों से सपने देखे और हाँ, वो सपने आपके सच हुए। हाँ, मैंने अपनी स्कूल में यही सीखा था कि हाँ, इस हाँ। स्कूल में क्या हो रहा क्या है। हो रहा है? मैं अपने किसी को बताती नहीं थी, हाँ, क्योंकि हाँ। देखो क्लासमेट में हाँ, तो हाँ। ये बातें हाँ, होती नहीं हाँ, थी। हाँ, हाँ। मैं अपने मन में इस बात को नोट करती थी कि मुझे मेरी स्कूल में ऐसा करना है। करना है। तो जब मेरे स्टाफ में मैंने जब एडमिशन, तो भी मुझे वो बार-बार पूछते थे, अंजू तुम स्कूल खोलोगी क्या? हाँ। तो मैं ये बोलती हाँ, खोलूँगी। हुँ। कभी मैंने मना नहीं किया मना था। नहीं किया, मना नहीं किया। क्योंकि स्टाफ में जो टीचर्स हाँ, रहते हैं, उनको हाँ। लगता है कि इतनी मेहनत करा रहे हैं, फिर हाँ, पता ना आगे इसका मन बदल जाए। मन बदल जाए। तो मेरे टीचर्स ने मुझे कई बार, जैसे हमारा कोई प्रैक्टिकल चल रहा है हुँ, या हुँ। कोई काम होता था, हाँ, तो बोलते अंजू तुम अभी भी स्कूल खोलोगी? हुँ। तो हर बार मैं उनको यही जवाब कि देती मैं थी कि स्कूल हाँ सर, खोलूँगी, मैं खोलूंगी। खोलूँगी स्कूल। तो ये मतलब एक अद्भुत ही था मेरे हाँ, साथ, हाँ, मुझे हाँ, भी हाँ। कभी मना ही नहीं हुआ हाँ, मेरे हाँ, से। हाँ, हाँ। और मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना बड़ा काम कर कर दूंगी, दूँगी, हाँ। लेकिन मेरे मन में कभी मैंने मना नहीं किया। मना नहीं किया आपने। और उस टाइम तो मतलब मैं कोर्स कर रही थी। हाँ, हाँ। आज मैं देखो बच्चों को कोर्स करवा रही हूँ, हाँ, मान हाँ, लो, हाँ, हाँ। तो वो बच्चे उनके मन में क्या है, हाँ, हाँ। हमें पता चलता है, तो उसपे सवाल ऑटोमेटिक होते हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि जब मैंने एडमिशन लिया, तभी मैंने उनको ये बता दिया था हाँ, कि मैं स्कूल खोलूंगी स्कूल खोलूँगी। राजस्थान में। हाँ, हाँ। तो वो लोग मेरे से पूछते थे, अंजू तुम अभी भी स्कूल हुँ, हुँ। खोलोगी? तो मैं मना नहीं कर पाती थी। हुँ। मैंने कहा हाँ, मैं खोलूंगी। अभी ये तो भगवान की कुदरत मानो आप। हाँ। आप कैसे समझाते हैं बच्चों को? कैसे प्रशिक्षित करती हैं आप उनको? देखो, जब हमने प्रशिक्षण लिया, हाँ, हाँ। मैंने जब प्रशिक्षण लिया, तो जब हमें सिखाया गया हुँ, हुँ। कि आप इन बच्चों को ऐसे हैंडल करो, हुँ, हुँ। तो एक नॉर्मल बच्चे की, साधारण बच्चे की तरह ही हम समझाते हैं। समझाते हैं। जहां इनको कई अभी हमें बोलते हैं कि दिव्यांग बच्चों को डांटना नहीं हुँ, चाहिए, हुँ। लेकिन जहां हमें डांटना पड़ता हाँ, है, हाँ, हाँ। डांटते भी हैं। हाँ, डाँटते भी हैं, हम नॉर्मल बच्चे को सुधारने के लिए डांटते हैं। डाँटते हैं। हाँ, तो मैं इन बच्चों को एक नॉर्मल की तरह नो प्यार की जगह प्यार प्यार है। देते हैं हाँ, और डांटने की जगह डांटते हैं। हाँ, हाँ। इनको अगर सुधारना है सुधार थोड़ा बहुत भी, इनको अपने एक्टिविटी करने हुँ। सिखाने हैं, तो थोड़ा डांटना भी पड़ता है। मैडम कितने बच्चे हैं अपने स्कूल में अभी? अभी तो 70 से 80 बच्चे हो गए। मतलब एक बच्चे को सँभालना मुश्किल है आज के ज़माने में, आप 70-80 बच्चों को सँभाल रही हैं। जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा कि हम आपको आज चूरू की मदर टेरेसा से मिलवाएँगे, तो वाक़ई में आप चूरू की मदर टेरेसा अगर आपको कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इन बच्चों को आप प्रशिक्षित कर रही हैं, इनके भविष्य को आप कैसे देखती हैं? भविष्य को तो यही है कि जैसे मान लो, अगर कोई बच्चा डेफ बच्चा रहता है, मूक-बधिर रहता है, हुँ, हुँ। उनको तो हम शिक्षा से जोड़ते हैं, हुँ, हुँ। ताकि वो पढ़े, उनका हुँ, दिमाग सही रहता हुँ, है। हुँ। वो पढ़ के अपने कुछ भी करें। कुछ भी करें, हाँ, अपना टीचर ट्रेनिंग करें, हुँ, अपना वर्कशॉप करें, कुछ भी कुछ काम भी काम करें। करें। और जो बच्चे ऑटिज़्म हैं, जिनका दिमाग हाँ, हाँ, काम कम कर, काम करें, मंदबुद्धि बच्चे हैं, मंदबुद्धि। उनके लिए हम सोच रहे हैं कि एक बड़ा वर्कशॉप बनाया जाए, हाँ, हाँ, ताकि वो भी उम्र भर उस वर्कशॉप में काम कर हाँ, सके। काम कर सकते वो भी ये नहीं कि अभी 18 साल का हो गया, हुँ, अभी हुँ। उसको घर बिठा घर दें। में हाँ, क्योंकि स्कूल का तो रूल है कि 18 साल के बाद बच्चे को वर्कशॉप में डाला जाता हाँ, है। हाँ, यहाँ पे अभी हमने अपने स्कूल में भी वर्कशॉप बना रखा बना है, रखा है, उसमें बच्चे काम करते काम हैं। करते हैं। और अगर उसके माँ-बाप चाहें, हुँ, हुँ। तो लोन लेकर अपने बच्चे को घर पे भी आप कुछ करवा हुँ, सकते हो। हुँ। गवर्नमेंट की सहायता से, अगर बच्चे ने मान लो एक दिवाली पे दिए बनाना, पेंट बनाना से आपने देखे हाँ, ही हाँ, हैं, हाँ, हाँ, आजकल राखियों का काम राखियों होता का है, हाँ, हाँ। अपने बच्चे आराम से कर सकते हैं। हुँ, अगर माँ-बाप उसका पैर सपोर्ट करेगा ना, हुँ, हुँ। तो वो बच्चा खूब काम करेगा। आपसे बात करते हुए मैं खुद को अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अब आप हमारे जो दर्शक
आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस भी घर में, परिवार में दिव्यांग बच्चा जो है, हम उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हम उसी पे चर्चा करेंगे। इन्होंने मुझे शुरुआतियों ने मदर टेरेसा का नाम दिया है, तो मुझे इतना ऊँचा पद नहीं चाहिए, मैं एक बहुत साधारण सी महिला हूँ। तो मैं यही चाहूँगी कि दिव्यांग बच्चे को एक तो हमें साधारण बच्चा समझना चाहिए, उसे अपने काम खुद करने चाहिए। सबसे पहले तो हमें यही सिखाना है कि बच्चे को अपना काम खुद करना सिखाएं। चाहे बच्चा घर में रहे, चाहे कहीं कोई स्कूल में जाए, कहीं भी जाए, वो किसी पे डिपेंड ना रहे। दिव्यांग बच्चे के साथ आपको हर तरीके से उसको हैंडल करना पड़ता है। ऑटिज्म बच्चा है तो उसे भी आप धीरे 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 कुछ सिखाओगे तो बच्चे सीखते हैं। एक टर्निंग के द्वारा भी आप बच्चों को नॉर्मल जीवन जीने के लिए हर बच्चे को यही सिखाना चाहिए कि आप में कोई कमी नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं। और इनमें कुछ कमियां हैं तो इनमें कुछ खूबियां भी हैं। इनकी खूबियां परख कर इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, इन्हें कभी छुपाना नहीं चाहिए। इनको हर काम में अपने बराबर बिठाना चाहिए। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक साधारण है, एक दिव्यांग है, दोनों को बराबर रखिए आप। किसी के ऊपर ये नहीं। अभी क्या होता है कि जो साधारण बच्चा है वो आपका, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मेरा छोटा बेटा था तो वो बोलता था कि आप मधुर को कभी पढ़ने के लिए नहीं बोलते हो। तो जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तभी उसको समझ में आया कि ये बच्चा ये नहीं पढ़ सकता। तो आप उस बच्चे को समझाइए कि ये भी पढ़ाई कर रहा है, ये अपने हिसाब से कर रहा है। क्योंकि बच्चों में बहुत लगता है। दिव्यांग बच्चे को आप पढ़ने के लिए कितनी बार बोलोगे, पढ़ ही नहीं पाएगा। और जो नॉर्मल है, जो उसका छोटा बहन भाई, उसे तो हमें पढ़ाना भी है। तो आप साधारण बच्चे को थोड़ा बता दीजिए कि बेटा इसमें ये ऐसा है, ये वाला काम करेगा और आपको पढ़ना है। तो वो धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होगा 10 से 12 साल में समझ जाते हैं। तो आप दिव्यांग को दिव्यांग ना देखें, साधारण देखें। मैं तो सभी से यही कहूंगी कि इन बच्चों को आगे लाइए, इनको बढ़ाइए, इनमें कोई कमी ना देखकर हमें इनकी खूबियां देखनी चाहिए, अपने बराबर बिठाना चाहिए, कोई कमी नहीं है। आपने हमारे प्रश्नों के बहुत सरल भाव से आपने अभिव्यक्ति दी। संस्था आपके यहाँ आने से वाकई में गौरवान्वित है। दोबारा मैं कहना चाहूँगा, आपने अपना अमूल्य समय संस्था को दिया, इसके लिए मैं संस्था की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ हमारी सहयोगी युक्ति का। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ हम आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।